नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। अभी समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी को लेकर चल रही कलह शांत नहीं हुई थी कि अचानक बीएसपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबको चौंका दिया। बीएसपी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है और अपनी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मायावती को जमकर कोसा है। आरोप लगाया है कि वो पैसे के बदले टिकट देती हैं, दलित नहीं दौलत की बेटी है। बदले में माया ने कहा, अच्छा हुआ चले गए वरना हम तो निकालने ही वाले थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जाएंगे, ये रहस्य अभी कायम है। सवाल यह है कि आखिर उनके जाने का बीएसपी पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या मायावती के यूपी विजय के सपने पर यह रोड़ा बनेगा? करेंगे इस पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत रोकेगी मायावती का रथ। सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। इन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके लड़के को टिकट दिया, उनके लड़की को टिकट दिया। पहले वो ये बताएं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कितना पैसा दिया इसके एवज में। आज सुश्री बहन मायावती जी बिल्कुल मनुवाद के मकड़ जाल में फंसी दिखाई पड़ती हैं। चुनाव होगा तो मेरी लड़की को पुरानी वाली सीट से टिकट दे दूं। तो हमने बोला कि भाई, मैंने इनको कहा जब ये मुझसे मिले कि आपने क्या श्री मुलायम सिंह यादव का झूठा खा लिया है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य रातों रात उन्हें अपनी पार्टी बीएसपी में चल रही भारी गड़बड़ी का पता चला और अचानक सबको चौंकाते हुए उन्होंने मीडिया के सामने मायावती पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा में बीएसपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन फिलहाल तो वो समाजवादी पार्टी के गले लगते रहे। आपके खिलाफ लड़ाई बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मेहनती शख्स। किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा नेता मिले और कोई राजनीतिक दल ऐसा नेता खो दे, उस राजनीतिक दल की बदनसीबी है। आप चाहेंगे आपके साथ बहुत मेहनत, ये तो इनके चाहने पर है। तो ये सियासी दृश्य सबके सामने है। सवाल ये है कि क्या ये मायावती के लिए झटका है? भारतीय जनता पार्टी की नजर है, चाहे वह सपा खेल कर रही हो, चाहे बसपा खेल कर रही हो, चाहे कोई पार्टी छोड़ रहा हो, कोई आ रहा हो, जा रहा हो, हम नजर रख रहे हैं। यूपी में विधानसभा करीब आते ही कलह की ऐसी कहानियां तेजी से सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही दौर से गुजरती दिख रही है। खबर यह है कि मुलायम कुनबे में तनातनी चल रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश इस बात से नाराज हैं कि आखिर माफिया डॉन मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में क्यों किया गया। उन्होंने विलय के सूत्रधार बताए जा रहे बलराम यादव को मंत्री पद से भी हटा दिया। बुधवार को दिन भर कयासों का दौर चला। अखिलेश से मिलने खुद उनके चाचा शिवपाल यादव उनके घर गए। तो हमने अफजाल अंसारी और उनके भाई सिबगतुल्ला जो विधायक हैं उनको पार्टी में ज्वाइन कराया है। लेकिन जब तक मुख्तार विवाद पर कोई और खबर आती, शिवपाल आजम नया तीर चलाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को गले लगाते दिखे। यूपी में तेजी से करवट लेती इस सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत मायावती के यूपी जीत का रथ रोकेगी? एक बार फिर सुनिए आज का सवाल। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत मायावती के यूपी जीत का रथ रोकेगी? अगर आपका जवाब है हां तो HTP_Y लिखिए। अगर आपको लगता है कि मायावती को इससे नुकसान नहीं होगा तो लिखिए HTP_N।
और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर अपनी राय #HTP और #माया से बगावत इनके जरिए दे सकते हैं, और IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं, जिसे हम इस शो में लगातार अगले घंटे दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, बहुजन समाज पार्टी के नेता रितु सिंह यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता PL पुनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जाने माने पत्रकार रामकृपाल सिंह जी इस वक्त यहां हैं, और कुछ ही देर में जुड़ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो नेता प्रतिपक्ष तो है ही, BSP के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनके जाने से कितना नुकसान होगा और अब वो कहां जा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात देखने की होगी, उनसे पूछने की होगी। सबसे पहले लेकिन मैं सैयद असीम वकार साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या फैसला हो गया है? सुना है कि मुलायम सिंह जी के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही मिलने वाले हैं। कुछ अच्छी खबर आप अभी यहां पे ब्रेक कर सकते हैं, इस स्थिति में है सैयद असीम वकार साहब कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में लौट रहे हैं, मुलायम सिंह जी के घर में घर वापसी कर रहे हैं? साहब मेरे पास ना तो सैटेलाइट है और ना ही आपके पास मुलायम जी है ना, और नहीं, मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं, उससे कम जानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप कयास लगा रहे हैं जी। तो चैनल्स के जो लोग हैं वो कयास लगाते हैं। नहीं, अरे ये सिर्फ कयास नहीं है, मैं बता दूं क्यों वकार साहब, मैं क्यों, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, बड़े ही नाटकीय तरीके से उसी समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, उन्होंने कहा BSP छोड़ रहा हूं, और उसी के ठीक बाद में खुली बाहों के साथ आजम खान जी, शिवपाल जी वहां पहुंचे, और बाकायदा आजम खान जी ने हमारे कैमरे पे कहा कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, और शिवपाल यादव जी तो अभी एक विलय करा चुके हैं। कहा यह जाता है कि शिवपाल जी जब किसी की तरफ आगे हाथ बढ़ाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उसका बचना, पार्टी में आ ही जाता है वो। नहीं, फिर मैंने आपसे कहा कि देखिए, आप लोग के जो कयास होते हैं मीडिया के, वो कभी कभी बहुत सही साबित होते हैं, कभी कभी बहुत गलत साबित होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपके कयास हैं तो गलत सही कुछ दोनों में से एक तो आएगा ही सामने। अब देखिए, अच्छा, अगर आते हैं तो BSP को बड़ा धक्का होगा और आपको बड़ा फायदा होगा। देखिए, सीधी सी बात, सन 2012 में मुख्यमंत्री मायावती जी उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, और हमारे इस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी सांसद हुआ करते थे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। अकेले दम पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का 5000 किलोमीटर से ज्यादा का रथ यात्रा का सफर किया। खुद कमान संभालने के बाद एक आवाम के बीच जाकर आवाज बुलंद की और हुकूमत में आए। इस पूरे 4.5 पौने 5 साल का जो चल रहा है हम लोग का सरकार का जो टाइम चल रहा है, इसमें मैं समझता हूं हिंदुस्तान के बहुत से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन सभी मुख्यमंत्रियों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जनाब अखिलेश यादव जी एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री को टक्कर देते हैं। जितनी खबरें और जितने बातें प्रधानमंत्री जी की चैनल्स पर चलती हैं, उससे कहीं ज्यादा मुख्यमंत्री जी के बयानात और उनका चेहरा टेलीविजन के ऊपर रहता है, उनके फैसले रहते हैं। मैं समझता हूं कि जितने फैसले अच्छे और जितने डेवलपमेंट के काम उन्होंने कर दिए हैं, शायद ही किसी ने किए होंगे। पिछला जो इलेक्शन था वो भी हमने उनके चेहरे पर जीता था, ये जो इलेक्शन होगा ये भी हम उन्हीं के चेहरे पर जीतेंगे। संबित जी के टीवी पे वकार साहब जरा स्माइल देख लीजिए। संबित जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, ये पहले अपने घर में जो टक्कर हो रहा है वो तो संभाल ले, बाद में प्रधानमंत्री को टक्कर देंगे। पहले शिवपाल सिंह यादव जो टक्कर मार रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, वो टक्कर पहले झेलिए, बाद में जाके प्रधानमंत्री को टक्कर देंगे। देखिए आकाश जी, मैं एक बात कहूं, मौर्य जी सपा में रहेंगे, बसपा में रहेंगे, वो पता नहीं। मुझे तो लग रहा है जैसे, सुन लीजिए, मुझे तो लग रहा है जैसे CBI और रातो, मैं समझता हूँ कि संबित जी के लिए काम कर रही है। बड़ी खबरें संबित जी के पास रहती है। ठीक है, सुनिए, अब मैं ये आकाश जी ये कहना चाहता हूं, मौर्य जी सपा में रहेंगे या बसपा में रहेंगे ये तो बाद का विषय है, मगर सपा में और बसपा में शौर्य अब नहीं रह गया है। शौर्य उनको आज छोड़ गया है। जिस प्रकार की कोलाहल की परिस्थिति दोनों पार्टी में देख रहे हैं, आपका आज का शीर्षक है, क्या हाथी का रथ रुक जाएगा? देखिए, हाथी तो 2014 के चुनाव में किस प्रकार से घायल होकर ICU में गया था, आप सबने देखा था। 0
ब्लड शुगर 0 हो गया था, कुछ भी नहीं हाथी के पास था। बड़े मुश्किल से जैसे तैसे हाथी को इंजेक्शन देके खड़े करने की कोशिश हो रही थी, ऐसे में सौरी जी छोड़ गए हैं। फिर आईसीयू में हाथी है। और जहां तक साइकिल का सवाल है, साइकिल में पंचर हुआ है, पंचर लगाने के लिए क्रिमिनल ढूंढे जा रहे हैं। कहां कहां कौन क्रिमिनल बैठा है वो आके पंचर लगाएगा। ऐसे में क्या आपको लगता है क्रिमिनल पंचर लगाएंगे, दे रहा हूं कहां साइकिल बैठा है चलेगा और सवारी छोड़ जाएंगे तो हाथी चलेगा? मैं बता रहा हूं आपसे कहां बैठे हुए। दोनों एक तो आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है और एक कोर्ट के निर्देश के ऊपर जो क्रिमिनल थे वो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं। एक आपके प्रदेश में बैठे हुए जिन पे कितने मुकदमे हैं, हत्या के भी हैं, लूट के भी हैं। बाकी मैं समझता हूं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है मुझे इसकी उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। लोगों पर कौन कौन से मुकदमे हैं। आप वकार साहब ये तो बताइए ना, मुख्तार अंसारी की बनाई हुई क्या पद दे रहे हैं स्थापित बता की हुई पार्टी दीजिए। वकार साहब, उसका विलय करा लिया शिवपाल जी ने और उनके पास आज जवाब देना मुश्किल हो गया जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि मुख्तार अंसारी जो बीजेपी एमएलसी की हत्या के आरोप में जेल में है, उनकी पार्टी का विलय कराया गया है आपकी पार्टी में। वकार साहब ये जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। मैंने फिर आपसे कहा कि नहीं, जवाब तो हम सब देंगे। संबित जी ने भी बात क्रिमिनल्स की थी। मैं कह रहा हूं विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया आपने, गिनीज बुक में आपका नाम आना चाहिए कि आप इकलौती पार्टी ऐसी दुनिया की बन गए हैं कि जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तड़ीपार हैं। मैं समझता हूं कि बहुत आपने बड़ा काम कर दिया। फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ कहेंगे, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जनता सब देख रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया आपने, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पूरी मीडिया ने चलाया कि उनपे इतने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने क्रिमिनल हैं। तो मैं समझता हूं अरे इतने क्रिमिनल केसेस थे तो उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपकी सरकार उनको सह दे रही है। अरे इतने क्रिमिनल केसेस थे तो आपकी सरकार उनको बचा क्यों नहीं है? उनको जेल में क्यों नहीं भेज दिया अभी तक? सरकार तो आप ही की है, कानून का डंडा तो आपके पास है। जमानत पर भी बाहर होते हैं लोग, तो जमानत जब हाँ, मतलब यही हो गया ना कि आप लोगों ने झूठे केस लगाए थे, आप लोगों ने झूठे केस लगाए थे, उसका उन्होंने अच्छा आप लोगों को सिला दिया, जवाब दिया और नतीजा ये हुआ कि सच की जीत हुई। आपके पास, हाँ, आपके पास जो अपराधी हैं वो सब झूठे केस में हैं और बाकी पूरे इंडिया में जितने वो सच्चे केस में हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि देखिए टीवी पर क्या बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी जाएंगे, वो बीएसपी इसलिए मैं बीएसपी से अभी जवाब चाहूंगा। रितु सिंह बीएसपी की नेता हमारे साथ है। रितु सिंह जी, कहा यह जाता है कि भारत सरकार आपके पास एक बड़ा नेता पार्टी तब छोड़ता है जब उसे ये विश्वास हो जाता है कि ये पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आ रही है। जब इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ा है, तो इसका कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बीएसपी इस बार नहीं जीत रही, उन्हें समझ में आ गया, इसलिए वो छोड़ने वाले जाएंगे वहां जो उनको लगता है जीतने वाला है इस बार। देखो ये तो वक्त बताएगा कि हमारी पार्टी आ रही है या नहीं, क्योंकि बहन जी का काम सबने देखा है, उनका प्रशासन, उनकी कानून व्यवस्था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ लालच होता है, कुछ चीजें मिलने के लिए वो होता है, लगता है कि आज हमें वहां से कुछ ज्यादा बेटा बेटी के लिए टिकट, बेटा बेटी के लिए टिकट हो, कोई पोजीशन हो, इसलिए वो सोचते हैं कि हम इस मतलब पार्टी को छोड़ देते हैं, हमें वहां पर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस पार्टी में रह के वो रिलायबल नहीं थे तो दूसरी पार्टी में कैसे वो रिलायबल हो सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि हमारी पार्टी आएगी या नहीं। और जिस दिन हमारी पार्टी आएगी हम ये साबित करेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था प्रशासन वैसे ही है जैसा पहले था और उससे भी अच्छा है। बीएसपी यूपी के अध्यक्ष रह चुके हैं वो, और ये कह रहे हैं कि मायावती दौलत की बेटी है, दलित की नहीं। आप ये कहना जीता जागता सबूत मैं हूं। मैंने नई दिल्ली क्षेत्र से 2013 में इलेक्शन लड़ा था और मैंने इलेक्शन जो लड़ा था बिना पैसे, यहाँ कोई पैसे नहीं लेता है, मैं इस बात का सबूत हूँ। लेकिन यहाँ लोग अपनी साख दिखाने के लिए लोग बोलते हैं मैंने इतना पैसा दिया, मैंने उतना पैसा दिया, ये सब झूठ बोलते हैं। संबित जी कह रहे हैं ये दिल्ली की बात नहीं हो रही है, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वहां पे खास तौर पे। अरे बीएसपी के हम कैंडिडेट हैं, हम क्या कहते हैं बीएसपी से इलेक्शन लड़े, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं पर भी हो, पैसे तो हर जगह। पीएल पुनिया जी, मायावती जो भी बात कह रही हैं उसमें एक बात तो देखनी होगी कि परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है, और जो लोग जानते हैं बीएसपी को करीब से वो कह रहे हैं कि जो बात वो कह रही है उसमें दम है। परिवारवाद कैसे खत्म किया जाता है, कैसे उसे बढ़ावा ना दिया जाए, इसका उदाहरण मायावती ने उत्तर प्रदेश में सेट किया है। नहीं, मायावती जी ने स्वयं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, उनके बेटे को टिकट दिया, उनकी बेटी को टिकट दिया, तो किस परिवारवाद के खिलाफ वो बात कर रही हैं।
वो तो इसी तरह के इनके नेता लोग जो हैं वो पर इस चुनाव बार नहीं लड़ते दिया ना। हैं, अपने बच्चों को चुनाव लड़ाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वो, लेकिन जो अभी बता रहे हैं कि वहां पैसा लिया ही नहीं, वहां पैसा लिया ही नहीं जाता। जो पार्टी में रहता है वो यही कहता है, लेकिन पार्टी से बाहर निकलते ही वो सच्चाई बोलता है। और आज अगर पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं भी अगर चले जाइए, अगर उनसे पूछा जाए कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट कैसे मिलता है, वो सब पूरी अच्छी तरह से बता देंगे। तो ये कोई रहस्य की बात नहीं है, खुल्लम खुला हिसाब किताब है। अगर किसी ने पैसे जमा कर रखे हैं, उनके टिकट पक्की है, उससे ज्यादा पैसे दे देंगे तो उसको टिकट हो जाएगी। ये तो पूरे खुल्लम खुला, अब इतनी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो तो कहीं भी किसी पार्टी में नहीं है। तो ये अलग बात है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रहे हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्री रहे हैं, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, वो अगर पार्टी से निकल के जाते हैं तो कोई ना कोई संदेश उसका होगा कि उन्होंने एहसास कर लिया कि बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता में नहीं आ रही है, इसलिए यार कहीं और ठिकाना देखो। ये अलग बात है। जब आप ये बात मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्हें पता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो वहां भी जहां भी जाएंगे वो लायबिलिटी के रूप में होंगे। अगर वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या संभव है कोई और पार्टी ज्वाइन करें, जहां वो ज्वाइन करेंगे, आप फिर ये भी मानेंगे कि संभवतः वही पार्टी जीत रही है? वो हमारे लिए रिलायबल नहीं है तो वो किसी पार्टी के लिए रिलायबल नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो निर्णय लेंगे वही सही होता है। वो गलत निर्णय लेंगे, हो सकता है ये भी गलत निर्णय लिया हो, लेकिन उनका अंदाज रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता में आने वाली नहीं है। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है, तो जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जो एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से जबरदस्त तरीके से है, उस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है किसी भी तरह से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जी पूरी बात पूरी करें। जी ठीक है, रामकृपाल जी बोले। जी रामकृपाल जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर पॉलिटिकली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मौर्य वर्सेस मौर्य का जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की ये जंग काफी बदल जाएगी। आकाश जी, एक बात बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्षेत्रीय दल जो होता है ना, बीएसपी आज की तारीख में मायावती जी का मतलब बीएसपी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते मायावती नहीं बनी थी, मायावती जी के नाते स्वामी प्रसाद जी हैं। आज की तारीख में रियलिटी है, चाहे कोई कितना बड़ा कद्दावर नेता कभी रहा हो नहीं रहा हो। और एक बात बता दूं, इलेक्शन के मौके पर पार्टी छोड़ने वालों की नैतिकता कितना जनता वोटर उसको पचा पाता है, जानता है, ये सबको पता है, माफ कीजिएगा। इसलिए कोई आए कोई जाए, मैं सिर्फ बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी का मतलब भी है मुलायम सिंह यादव। सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए, बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होता है, चाहे जो भी बाकी सब वो करें। ऐसे ही बीएसपी का मतलब है मायावती। और एक चीज और समझ लीजिए, ये जो सवर्ण नैतिकता की बात दुहाई हम लोग करते हैं ना, सोचते हैं कि ये बड़ा नैतिकतावादी की पैसा लेकर के, मायावती जी पर आज से नहीं, जब से बीएसपी बनी है, हर इलेक्शन में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लोग छोड़ के जाते रहे हैं। याद कीजिए कुशवाहा का, इतना बड़े कद्दावर नेता थे, क्या हुआ? देखिए, वो एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं या आगे बनेंगे, उसका किसी इनसे या उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात बताइए, पहले से केपी मौर्य वहां पर है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है, और क्या आपको सही लगती है कि वो अगर बीजेपी में चले जाएं तो दो मौर्य और कुशवाहों पर फोकस बीजेपी का जो 8% वोट है? आकाश जी, एक बात बता दूं आपको जी। पहले तो आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का वोट बैंक है क्या, जिसको आप बोलते हैं, जैसे आम होता है ना, उसकी जो गुठली होती है वो सबके पास होती है, सॉलिड होती है। किसकी गुठली कितनी है? वो 18% से 20% मायावती जी का हमेशा वो इंटैक्ट रहा, वो 17% मायावती के पास इंटैक्ट। बता दूं आपको। जी। और इस बार
जो वहां समीकरण बन रहे हैं, माइनॉरिटी का वोट किसी एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, जो उसको लगेगा कि जो बीजेपी को हराएगा उसी की तरफ वोट जाएगा। आप ये तय जान लीजिए, समीकरण बना हुआ उत्तर प्रदेश में। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पोटेंशियल कैंडिडेट है। अभी पूनिया साहब एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने कही, उनसे खुद संकेत समझ लीजिए कि इस बार समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूनिया साहब अपने मतलब राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते कह रहे हूं, लेकिन अमूमन क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ है और पूरा उत्तर प्रदेश में मायावती का अपर हैंड है, ये जान लीजिए। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि रिजल्ट क्या होगा, मैं बताऊं, मैं कोई फोरकास्ट नहीं करता हूं। वर्तमान आज की परिस्थिति में कल क्या बदलाव आ जाता है, नहीं आ जाता है, और ये बदलाव और बीएसपी का चैलेंजर आप किसको मानते हैं? बस एक चीज, ये बदलाव टिकट के चक्कर में इधर से उधर जाने वालों के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव किन्हीं और कारणों से आ सकता है, वो अलग बात है कि अभी देखते हैं कि आगे आने वाला। अभी देखिए मार्च बहुत दूर। एक छोटा प्रश्न, आज की स्थिति में आप कह रहे बीएसपी फ्रंट रनर है? बिल्कुल है। और जब मेन चैलेंजर कौन? जब पार्टी, इसलिए कि देखिए कांग्रेस भी कहती है, ओ ये समाजवादी पार्टी कहती है मेरी लड़ाई तो सीधे भाजपा से है, बीएसपी का नाम ही नहीं ले रहा हो, भाजपा भी कहती है मेरी लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से है। आप यूं समझ लीजिए कि इस समय जो बीएसपी का नाम लेने से कतरा रहे हैं, रियल थ्रेट इज द बीएसपी। मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये सब लोग जानते हैं इस बात को। कोई भी, जैसे अभी संबित भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, संबित जी का अपना है कि 2014 में वो बिल्कुल चली गई थी आईसीयू में। संबित जी 2014 और 2017 में बड़ा फर्क आ गया है। जमीनी सच्चाई जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जितना सॉलिडली मायावती कह सकती हैं कि उनके साथ वोट खड़ा है, किसी से भी आप पूछ लें, उतना कोई भी पार्टी निश्चित होकर नहीं कह सकती है कि ये उसका वोट बैंक है। कल को कहाँ कौन जाता है, कौन नहीं जाता है, ये बिल्कुल जो आपने बोला है उससे संबित जी भी खुश नहीं होंगे, बहुत ज्यादा वकार साहब भी नहीं होंगे। पहले संबित जी, किसी को खुश पहले संबित जी, बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, रामकृपाल जी ने बिल्कुल सच कहा कि वो किसी को खुश करने के लिए अपना वक्तव्य नहीं रखते हैं, और हम लोग को भी चाहिए कि बड़े एकेडमिकली अपने विषय को हम रखें। जहां तक मायावती जी का सवाल है, देखिए 2015 में और 2017 में क्या फर्क होगा मैं बता रहा हूं। 2014 में जिस प्रकार से मायावती जी के पार्टी का ह्रास हुआ था, 2017 में हो सकता है, जैसे कि रामकृपाल जी बता रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कि एक स्पाइक होगा बीएसपी का, मगर वो स्पाइक नहीं है जो मैं देख रहा हूं। इसलिए क्योंकि जो मोदी जी का काम करने का तरीका रहा है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में आ रहा है, कहीं ना कहीं जो एस्पर्शंस यूथ का है, खास करके उत्तर प्रदेश में, वो अब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आए। आप देखिए 2014 में भी कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से पूरी बीएसपी और सपा जो है दरकिनार हो जाएगी। कांग्रेस तो खैर प्लेयर नहीं बनी, और 70 से भी अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। किसी पोल पंडितों ने भी बिल्कुल नहीं कहा था। और मैं आपको आज कह रहा हूं कि देखिए, मैं एकदम सटीक सीट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, मगर ये जो एस्पिरेशन ऑफ यंग लोग हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों का चेहरा अब थका हुआ चेहरा हो चुका है। हाँ, अब देखिए, अखिलेश यादव को किसी जमाने में सच कह रहे थे वाकार साहब, रथ यात्रा उन्होंने किया था, लोगों का विश्वास उन पे जगा था कि यंग आदमी है, कुछ बदलेगा। मगर ये जो यंग चीफ मिनिस्टर है, ये पिस गया है अपने ही परिवार में, और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कोई बदलाव की एक सूची या बदलाव का कुछ परिदृश्य वकार साहब लग रहा है, जो अभी बोल रहे हैं संबित पात्रा, लग रहा है कि इसी तरह के क्रिटिसिज्म का जवाब देने के लिए अभी एक बगावत वाली कहानी सामने आई है कि चाचाओं से बगावत कर रहे अखिलेश। जवाब दे रहा हूं जी, जवाब दे रहा हूं सर। 47 के बाद से लेकर और 2012 तक उत्तर प्रदेश में कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे, और 2012 से लेकर आज तक 14 हो गए। आपने जो बाकी हुकूमत में आए थे, उन्होंने 65 साल में 6 दिए, और हमारे मुख्यमंत्री ने कुल 4.5 साल में 8। अब आप ये बता दीजिए, इतना विकास किसी और प्रदेश में हुआ हो? किसी मुख्यमंत्री ने 4 नहीं 10 साल के अंदर अगर 8 मेडिकल कॉलेज बनाए हो तो मुझे बता दीजिए। 3 दिन पहले के अखबार कहिएगा, मैं आपको कटिंग भेज दूंगा। 125 मेडिकल कॉलेजेस के इनॉग्रेशन हुए हैं अभी, ये 125 अस्पतालों के, हॉस्पिटल्स के। तो मैं समझता हूं कि संबित पात्रा जी के पास
पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट दूसरी बात पे जाए उससे पहले संबित जी, वकार साहब ये कह रहे हैं कि विकास की बात आप करते हैं, विकास कर हम रहे हैं। मैं भी विकास के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। एक मिनट बीएसपी जल्दी से। डेवलपमेंट हुआ, मैं लौटूंगा। मैं तो यूपी की बात करते हैं, मैं तो दिल्ली की बात कर रही हूँ, जहाँ पीएम रहता है उसके सामने रेस को देखो ना, औरतें पानी से मतलब हस्बैंड का इंतजार तो कम करती है, पानी का इंतजार ज्यादा करती है। वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, दिल्ली राजधानी है। एक मिनट वकार साहब, मैं आऊंगा वापस आपके पास, लेकिन आपने जो पहली बात बोली उसका जवाब संबित दे पहले। नहीं, बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। 10 सेकंड में बोल दूंगा साहब, फिर आप आराम से 1 मिनट बोल लीजिएगा। 10 सेकंड। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अस्पताल खुला, आप बता रहे हैं, अस्पताल में मरीज भेजने का भी बंदोबस्त आप ही लोग कर रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं लोगों की लड़ाई हो रही है। ये जो कानून व्यवस्था वहां चरमरा गई है, अस्पतालों के लिए मरीज भी सपा सरकारी ढूंढ रही है। और मैं आज पूरे कागज में लिख देता हूँ, कानून की व्यवस्था बिगड़ने के कारण सपा की सरकार जाएगी, आप देख लीजिए। वो ये सब कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं, हमारे मुझे पता है। कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। हम जेल में डाल रहे हैं, आप लोग गोली मार रहे हैं, हम जेल में डाल रहे हैं उनको। तो आप क्यों ऊपर से खिड़की से देख रहे हैं? बांध लीजिए उनको। बात कही, आप दूर से क्यों देख रहे हैं? कोई गोली मार रहा है तो। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, प्रदेश के साथ मजाक मत कीजिए, देश के साथ मजाक मत कीजिए। आप एक मजाक नहीं कर रहे इंसान है। अरे जनता वहां शांति से सो नहीं पा रही है, ये कानून की व्यवस्था है। आप हमें बोल रहे हैं आवाम के बारे में सोचना सीखिए, सोचना सीखिए। देखिए, NHAI एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार, गोली मारे आप और हम सोचना सीखें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में जितने हाईवेज हैं उनकी हालत जाके देख लीजिए क्या हो गई है। भारत सरकार ने सारे नेशनल हाईवेज पे मुंह मोड़ लिया है, गड्ढे हैं। नेशनल हाईवे कौन बनाता है? अखिलेश जी बनाते हैं या नितिन गडकरी बनाते हैं? और देखिए, आगरा एक्सप्रेस वे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अपने बजट से बना रहे हैं, और उसमें भारत सरकार का 1 रुपए की भी मदद नहीं है। आप आइए हमारे क्या, चाहे वो हेरिटेज जोन हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, आपने तो 2.5 साल में सिर्फ मीटिंग की है और पैसे खर्चा किए हैं गंगा। इतना काम कर रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव रोज अखिलेश जी को डांट क्यों रहे हैं, ये बता दीजिए। देखिए तो डांट क्यों पड़ रही है अखिलेश जी को? आपको लग रहा है मुलायम सिंह यादव रोज डांट रहे हैं कि नहीं? काम नहीं कर रहे हो, कानून की व्यवस्था खराब है, क्या डांट रहे हैं? जो खुशनसीब होगा, सुन लीजिए, जो खुशनसीब होगा, अच्छा, जिसके वालिद होंगे, जो खुशनसीब होगा उसी को डांट पड़ेगी। जो बदनसीब होगा, तो बंद कमरे में डांटे ना, पब्लिक के बीच में डांट रहे हैं, बोल रहे हैं काम नहीं किया, तुम लोग नहीं जीतोगे। ये खुशनसीबी है ये खुशनसीबी है या आईना दिखाना है? आपको लग रहा है ना खुशनसीबी है कि पिताजी आईना दिखा रहे हैं? लोग भी, तो आप तो कम से कम पिताजी का सम्मान करिए। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, अब आप उत्तर प्रदेश पिताजी का सम्मान करिए। पिताजी सच बोल रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, पिताजी सच बोल रहे हैं या अखिलेश जी सच बोल रहे हैं? आप बताइए। मैं बहुत आपको डबल क्रॉस करने की कोशिश हो रही है कि पिताजी सही बोल रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, कौन सच बोल रहा है? पिताजी सच बोल रहे हैं या जितने भी लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हुकूमत, जितने भी लोग सियासत में हैं और जो लोग भी जीतना चाहते हैं, तो उनको पता है कि जीत अगर कहीं होगी और कोई पार्टी हुकूमत में आएगी तो वो अखिलेश जी की पार्टी है। अखिलेश जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। अखिलेश जी दोबारा करेंगे तो जितने लोग हैं उनकी प्राथमिकता है कि वो समाजवादी पार्टी में आए, और दिल से उनकी ख्वाहिश है, जो बाकी दलों में है वो भी ये चाहते हैं कि कहां जाके चुनाव लड़ेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। उनकी भी दिली तमन्ना ये है कि अपनी पार्टियां छोड़कर समाजवादी पार्टी बर्बाद करेंगे। मतलब लेकिन मैं समझता हूं कि सबके लिए जगह नहीं है, तो जो मौका लग रहा है जिसका, वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ भागे चले आ रहे हैं, और एक ही पार्टी है, सब आ रहे हैं, और वही पार्टी जीत रही है। पीएल पुनिया साहब, अभी मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या, ये बार बार कहा जा रहा है। पीएल पुनिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग मुख्तार अंसारी की पार्टी का अपनी पार्टी में विलय कर रहे हैं, वो उसे सही ठहरा रहे हैं और उसका जवाब ये दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को नहीं लाए जो जेल में बंद है, हम तो सिर्फ उनकी पार्टी का विलय करा रहे हैं। देखिए, तो मुख्तार अंसारी की पार्टी का जो विलय हुआ है जी, वो आज नहीं हुआ, बल्कि जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव और एमएलसी का चुनाव उससे पहले ही हो चुका था और आपस में तय हो गया था। उसी के आधार पर इन्होंने वोट भी इनके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को दिए और उनका विलय होना था, जो हुआ। लेकिन ये जो दुविधा है इस पार्टी में
एक तरफ तो वोट बैंक को संवारने की चिंता है और दूसरी तरफ अपने चुनाव में जाते समय वो छवि को सुधारने की चिंता है। तो ये उस दुविधा का समाधान तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी कर सकते हैं। और दूसरा, अखिलेश यादव जो के चेहरा होंगे 2017 के चुनाव में, उनके ऊपर आरोप ये है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से निर्णय लेने की उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जाता, इतने दबाव चारों तरफ है। और एक ये संदेश देना चाहते थे ये बलराम यादव जी को बर्खास्त करके कि नहीं, अब तो ये इंडिपेंडेंटली निर्णय भी लेते हैं और बड़े बड़े दबाव अपने पिताश्री का या चाचा जितने भी हैं उनके दबाव को भी नहीं मानते। ये केवल और केवल ये दिखाने के लिए सिर्फ है जो मुख्तार अंसारी की पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आज के न्यूज मेकर हैं। आज के सबसे बड़े न्यूज मेकरों में से एक अगर कोई है भारत में तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पार्टी से बागी हो गए हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं बीएसपी के और जो नेता प्रतिपक्ष है उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ये बताएं मुलायम जी से कब मिल रहे हैं? धन्यवाद धन्यवाद। अभी केवल मेरी आपसे वार्ता हो रही है और इस्तीफा देने के बाद हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार मैं घिरा हुआ हूं। तो अभी हमारी किसी भी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई वार्ता करने का कहीं दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। हमारी अगली रणनीति हमारे कार्यकर्ता साथी विधायक तय करेंगे, इसलिए अभी इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक बात बताइए, आप लोकदल में मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें कैसा नेता मानते हैं आप? साथ काम कर चुके हैं क्योंकि लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी के साथ वो भी थे, हम भी थे। वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ में प्रदेश का महासचिव रहा। उसके पहले मैं यूथ का प्रदेश महासचिव रहा। फिर बाद में जनता दल में उन्होंने विलय कर दिया, मैं लोकदल चलाता रहा। बहुगुणा जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश का मुख्य महासचिव रहा। 91 में लोकदल का विलय करने के बाद जनता दल में प्रदेश का महासचिव रहा। 2 जनवरी 96 को मैं बसपा में सम्मिलित हुआ। उसी दिन से मैं प्रदेश का महासचिव, फिर उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश का अध्यक्ष। आपका बैकग्राउंड तो हमको पता है, देश में बहुत लोगों को पता है। मुलायम जी कैसे नेता है? पर रह करके आज भी नेता विरोधी दल के रूप में हूं। बात यह है कि राजनीति के दौर में तमाम लोग एक साथ काम किए रहते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से मतभिन्नता के चलते रास्ता भिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए यह सही है कि चौधरी चरण सिंह जी के साथ वो भी थे, हम भी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक बात बताइए कि जिस समाजवादी पार्टी को आप पानी पी पी कर तरह तरह की आलोचनाएं करते थे, वो पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे ना अभी? जब मैंने कहा मेरे कोई अभी राजनीतिक कोई निर्णय हुआ ही नहीं, आज केवल मैंने बहुजन समाज पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया हूं, तो क्या ज्वाइन करेंगे क्या नहीं ज्वाइन करेंगे, पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये सब कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। जो राय देंगे वो करूंगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में, खुद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के बारे में आपका क्या विचार है? किसी भी पार्टी के विषय में मेरी कोई विचार नहीं है। मेरा जहां विचार था वहां बहुजन समाज पार्टी में मैं था, लेकिन आज भी जब वहां पर मैंने देखा कि अब ये विचारों की पार्टी नहीं रह गई, बल्कि मानवर कांशीराम जी तथा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और विचारों की हत्यारी बन चुकी है, साथ ही साथ वो बहुजन समाज पार्टी जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों तथा उपेक्षित और वंचित समाज को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने, सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाने के नाम स्वामी प्रसाद बहुजन समाज मौर्य जी, आप दलितों की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज आप दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम लेकर वाकई आप अपने घर की पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये मायावती जी आज कह रही थी। और वो ये कह रही थी कि आपने अपने बेटा बेटी को टिकट दिलाए जो हार गए, अब उनको टिकट नहीं दिया गया तो आपने पार्टी छोड़ दी। असली मुद्दा ये है, वो कह रही है। आखिर अपना चेहरा छुपाने के लिए उनको झूठ का सहारा लेना उनकी मजबूरी है। यह जग जाहिर है कि जो समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के खिलाफ लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके अपनी आवाज बुलंद की हो, वो परिवारवाद की कभी वकालत नहीं कर सकता। बेटी हो या बेटा, टिकट मानिया बहन जी ने स्वयं दिया। यहां तक कि मैंने विरोध भी किया कि जब मैं पूरे परिवारवाद के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में बोला हूं, तो मेरे बेटे और बेटी दोनों को चुनाव लड़ने का औचित्य क्या है?
उस पर उन्होंने खुद मुझे डांटा और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं कि तुम हो, टिकट मैं दे रही हूं कि तुम दे रहे हो। और उनके इस बात के बाद मैं चुप्पी लगा गया और बारी बारी उन्होंने 3 महीना पहले बेटी को दिया और उस 3 महीने के अंतराल पर बेटे को दिया। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा ये मेरा आदेश है। चूंकि मैं पार्टी में एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था तो मैंने उनकी बात मानी। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के लिए मैं खुद नहीं अपने को उम्मीदवार बनाने जबकि मेरे ऊपर प्रस्ताव आया था, मैं खुद मना कर दिया कि बहन जी लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, बहुत पैसा खर्च होता है और मंत्री रहने के बावजूद भी मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं अपना लोकसभा चुनाव एक बात बताइए, उसमें कहा मना किया। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने जबरियन श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मेरी बेटी को लड़ने के लिए प्रस्ताव किया और कहा मैं चाहती हूं। हमने कहा ठीक है माननीय बहन जी, जब आप स्वयं चाहती हैं तो मानवर कांसी राम जी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए मिशन के लिए कभी राजीव गांधी के खिलाफ लड़े, कभी बीपी सिंह जी के खिलाफ लड़े, तो बेटी भी यदि आपका निर्देश है कि मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ना है तो पीछे नहीं हटेंगे, जो आप चाहेंगे वही होगा। और बेटी भी मुलायम सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट चुनाव मैनपुरी में लड़ने गई। ये एक मिनट, बीएसपी के नेता रितु सिंह भी यहाँ पर हैं, जो गंभीर आरोप पार्टी पर लगा रहे हैं, दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे रितु सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य को? देखो, इसकी जीती जागती तस्वीर तो मैं हूँ। मैंने नई दिल्ली क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा, एक पैसा नहीं दिया। और जो भी पार्टी से निकलता है ना, वो अपनी साख जमाने के लिए हमेशा यही कहता है कि जी बहन जी पैसे मांगती है, बहन जी पैसे मांगती है। मतलब ये गलत आपका वो है, ये आप गलत कह रहे हैं कि बहन जी पैसे लेती है। अगर लेती है और नहीं लेती है ये तो आपको पता होगा ना, आप क्यों निकले? अगर आप उसके रिलायबल थे, बहन जी ने अपने फेथ आप पे इतना विश्वास किया, आपकी बेटी को टिकट दिया, आपके बेटे को टिकट दिया, तो फिर आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? इसका मतलब आपका कहीं और रुझान है, आप कहीं और जाना चाहते हैं। और ये तो वक्त बता देगा कि आपने किसी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब आप प्रदेशाध्यक्ष थे, अगर आप इतने प्रिंसिपल्ड है तो आप तभी अपना पद छोड़ देते, तब तो लगता कि हाँ आपने वाकई कोई काम किया है। ये पैसे का लेन देन 2012 से चला है, उसके पहले नहीं था। मानवर कांसी राम जी जब तक जिंदा थे उनका पूरा का पूरा वर्चस्व रहता था, संरक्षण रहता था, निर्देश रहता था, पालन करना मजबूरी थी उनकी। लेकिन 2012 से बेलगाम हुई और 4.5 साल से लगातार मेहनत करने वाले उन प्रत्याशियों को ऐन वक्त 2012 के विधानसभा चुनाव में टिकट काटा गया। 130 टिकट मौके पर काटे गए। नतीजा ये हुआ कि जहां हमें सरकार बनानी चाहिए थी, हम मात्र 80 पर रुक गए और ये सिलसिला आगे चलता रहा। 2000 पार्लियामेंट के चुनाव में सारे कैंडिडेट पार्लियामेंट के पैसे के बिना तय किए गए थे। ये सही है कि किसी भी चुनाव में मैंने स्वयं पैसा नहीं दिया, लेकिन ये 2-4 लोगों को छोड़कर ये आम लोगों से पूरा का पूरा पैसा वसूले जाने का काम किया जा रहा है। और अब तो पुराने विसंधी दलित या पिछड़े समाज के कार्यकर्ता भी उससे अछूते नहीं है, अब उनको भी बिना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब आप बीएसपी में थे तो आपके घर का रंग नीला पुता हुआ था। पहला इंडिकेशन तब मिला था जब आपने नीला हटा के दूसरा रंग कर दिया। ये आप IBN 7 को आज प्रोग्राम में नहीं बताएंगे कि अब अगला रंग कौन सा पोतने वाले घर में? वो नीला रंग आज भी है। आप मेरे कमरों में अंदर आएंगे तो नीला रंग आज भी दिखाई पड़ेगा। और साथ तो आप अंदर बाहर दोनों नीले नहीं ना। रंग घर का रंग रंगना ये राजनेताओं का काम नहीं है, वो बच्चों का काम है। किस रंग से घर पुतवाते हैं, किस नहीं पुतवाते हैं, वो उनका शौक है। इसमें राजनीतिक व्यक्ति दखल नहीं देता है। अच्छा, ये बताइए अब घर से निकल के कभी रुचि लेता ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, घर से निकल के साइकिल पे जाने का विचार है या घर भगवा पोत सकते हैं? स्वाभाविक रूप से हाथी पर चढ़ने वाला कहीं भी जाने में शर्मिंदा होगा, लेकिन जब देखा कि बहुजन समाज पार्टी आज टिकटों की नीलामी का बाजार बन गया है और साथ ही साथ मानवर कांसीराम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की हत्या हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुजन समाज पार्टी में जहां दलितों और पिछड़ों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, नौ धनाढ़ लोगों को पैसे की बिना पर टिकट दिया जा रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से मुझ जैसा कार्यकर्ता वहां नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यहाँ पर अभी हमारे साथ में रामकृपाल जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी का जो दलित वोट है वो इंटैक्ट है। आपका एनालिसिस रामकृपाल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीएसपी छोड़ने से थोड़ा भी नुकसान होगा मायावती जी को? पहले सुन लीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो अपनी बात मैं जो कहना था मैं कह चुका हूँ।
रही मौर्य साहब बात नहीं थे ना। रही बात ये सवाल अगर स्वामी जी से आप पूछिए उनका क्या कहना है कि उनके जाने से कितना असर पड़ेगा। मैं तो ये मान रहा हूं बीएसपी का मतलब मायावती है, मैं आपसे कह चुका हूं, लोग आए गए चले जाते हैं। मैं स्वामी प्रसाद जी की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कभी किसी पर नहीं लगाता। नहीं, आप तो लेकिन एक politics सवाल पे है, आपकी आप comment है। नहीं जैसा इन्होंने अभी कहा खुद कि 2012 से ये चल रहा है, आज 16 है, 4 साल अगर ये सब देखते हुए राजनीति बर्दाश्त की जा सकती है तो मार्च तक भी बर्दाश्त किया जा सकता था। आप ये सोचिए कि अगर 4 साल से आप ये सब चल रहा है, उस पार्टी में 4 साल आपको सफोकेशन नहीं हुआ, अब अचानक जब चुनाव आ गया है तो अब आपको लग रहा है कि अब तो बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। कहा जाता है कि न्याय मांगने वाले को हमेशा बेदाग आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जनता चुनाव के मौके पर दल बदल को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। संबित पात्रा जी, क्या ये आप मेरा अपना मानना है। मौर्य आप की असहमत टीम हो सकते बनाना हैं चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीजेपी में आना चाहे तो स्वागत करेंगे? नहीं, देखिए ये हमारा विषय नहीं है। मैंने आपको कहा हमारा विषय केवल विकास का है। देखिए यहाँ मौर्य जी बैठे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा, वो बड़े हैं, हमसे राजनीतिक रूप से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आदर समेत कहना चाहूंगा कि मौर्य साहब अपने घर का रंग क्या रंगेंगे वो उनका विषय है, मगर आज बसपा और सपा दोनों का रंग उतर गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इनका बसपा का रंग तो इसलिए उतर गया है क्योंकि देखिए मौर्य साहब कोई छोटे लीडर तो है नहीं, ये नेता प्रतिपक्ष थे, ये प्रदेशाध्यक्ष थे, ये एक तरह से हाथी के सेनापति थे। तो आज हाथी बिना साथी के है, ये ऐसी बात नहीं है। ये हाथी इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, तो ये हाथी के साथी भी थे। मतलब हाथी को चलाने वाले महावत, हाथी को चलाने वाले ये सेनापति थे, वो छोड़ गए हैं, तो हाथी तो परेशानी में होगा ही। और जहां तक वकार साहब की पार्टी समाजवादी पार्टी के घर का रंग है, देखिए ये बिल्कुल हर कोई जानता है, उनके घर का रंग खून के रंग से रंगा हुआ है। 30 लोग अभी मथुरा में मारे गए हैं। रामवृक्ष यादव जिंदा होते तो उनको भी ये पार्टी में ले लेते। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो लोकतंत्र सेनानी पेंशन दे रहे थे, शिवपाल जी जाके मना पटाकर रामवृक्ष यादव को भी पार्टी में लाने की तैयारी कर रहे थे। ये हालत समाजवादी पार्टी की है। ऐसे में केवल एक घर ही साफ है, वो है साहब, क्या आपके चेहरे का रंग लौटाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? हेलो, देखिए मैंने आपसे शुरू में एक बात कही। हेलो जी, हम सुन रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में एक बात ये कही, मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी कि 2012 का चुनाव जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे लड़ा गया है, उसी तरह से 2017 का चुनाव भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय नेताजी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। और जो अक्लमंद नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बताइए, जिनको आजम खान अच्छे आदमी बता रहे हैं। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए मेरी बात, सब उसमें आ जाएगा हजरत। देखिए 2017 के चुनाव में हम सरकार बना रहे हैं, ये सारे लोग जानते हैं। और मैंने कहा कि जितने भी पॉलिटिशियंस उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबकी पहली तमन्ना ये है कि वो समाजवादी पार्टी में आए और अखिलेश जी के साथ काम करें। सबकी पहली तमन्ना ये है। मौर्य साहब, मौर्य साहब, हम तो यही देख रहे हैं। हम लोग आप भी यही सच्चाई जानते हैं जो वकार साहब जानते हैं, पात्रा साहब वो सच्चाई नहीं जानते। नहीं, पात्रा साहब को क्या पता, पात्रा साहब उड़ीसा के बारे में जानते हैं या दिल्ली के बारे में जानते हैं, बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कुछ पता ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। के बारे में जानते क्या हैं? आज की स्थिति में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में लौट सकती है? आज उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल की धड़कन क्या है? लोगों की नब्ज पर आपकी पकड़ है, आप एक पुराने पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की, आज मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता के गलत रवैये के चलते इस्तीफा दिया हूं। इसके अतिरिक्त अभी अन्य पर मैं किसी प्रकार का कोई बात किया, न सोचा, न विचार किया। जो भी विचार करूंगा अपने कार्यकर्ताओं, साथियों, विधायकों से बात करके अगला निर्णय करूंगा, अगली रणनीति का खुलासा करूंगा। अभी मैं केवल इस्तीफा दिया हूं। पीएल पुनिया साहब, सारी अटकलों को झुठलाते हुए जिस तरह से सारे पत्ते अपने बिल्कुल संभाल के रखे हुए मौर्य साहब ने, कोई संभावना ऐसी भी है कि ये कांग्रेस पार्टी में आ जाए? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने इनसे संपर्क किया है, ना ही मैं समझता हूं कि इन्होंने संपर्क किया है। और ये
वहाँ पार्टी से छोड़ के आए हैं ये सोच के कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है और कहाँ इनके मन के हिसाब से सत्ता में कोई आने वाला होगा, उसके बारे में ये सोचेंगे समझेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी निर्णय लें वो पूरा तरह से गलत साबित होगा, क्योंकि हमने तो इनको कभी कहा नहीं कि हमारी पार्टी में आए, ना ही इन्होंने संपर्क किया। और ये हकीकत है कि अब तक 27 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार चौथी बार है, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है और इस बीच में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इन सब को बारी बारी से अनेक बार देखा है और अब की बार कांग्रेस पार्टी की बारी है और उसके पुनिया साहब सारे मेहमानों में सबसे साफ वही से आपने जवाब दिया, हाँ और ना का जवाब बिल्कुल साफ दिया आपने कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी जाएं कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल नहीं आ रहे। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं? उत्तर दे देता हूं जी। देखिए, आपने सही कहा कि बड़े साफगोई से पीएल पुनिया साहब ने जवाब दिया। कारण मैं बता देता हूं क्यों दिया। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मेरी थोड़ी आदत है कि सच में बोल ही देता हूं। संपर्क किससे करें? जिससे संपर्क करना चाहिए वो तो विदेश चला गया, बिना बोले एड्रेस ही पता नहीं है, तो संपर्क कैसे होगा? तो संपर्क कैसे होगा? तो जिस नेता ही नहीं है, जिसका नेता ही नहीं है, वो तो बोलेगा कोई आएगा ही नहीं हमारे पार्टी में। और आप बताइए, कांग्रेस में तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आएगा कौन? अरे आप बता दीजिए, आपसे सारे छोड़ गए किया है? अरे सर आपने बोलने दीजिए ना, सच तो बोल रहा हूं। जगह पर जो मिल जाए, अरे सर काहे आप हमेशा कोशिश कर लीजिए, आपकी कोई कहीं से मिल जाए। सच बोल रहा हूँ, आपका तो महामती भाग गया लगे रहते हैं। आपका तो महामती चला गया है, क्या करेंगे? कौन आएगा बताइए? सब छोड़ के जाने में लगे हैं, ऐसे में कौन आएगा? ये देखिए, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ पुनिया साहब जानते हैं कांग्रेस में कोई नहीं आने वाला। भले कोई कहीं और जाए, कांग्रेस में कोई कांग्रेस में जाने के दिन आ गए हैं, आने के दिन नहीं। आप कांग्रेस में जाने के दिन 2014 को याद करिए, 2014 को याद करिए, क्या क्या वादे करके गए थे और वो वादे करके मुकर के भाग गए। लोगों को नए नए वादे दे रहे हैं, तो आप उसको भी याद रखिए। तो कोई और गया है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन हकीकत से बात करिए, कभी ईमानदारी से बात करिए, कभी सच्चाई पे बोलिए। सर, मैं एकदम ईमानदारी से पूछ रहा हूं, इतनी उठापटक चल रही है, आपके उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं क्या? कर्नाटक में कांग्रेस टूट रहा है, उत्तर प्रदेश में पता नहीं चल रहा है कौन मुखिया बनेगा, और आपके उपाध्यक्ष विदेश चले गए हैं। आप बताइए खुद, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अरे आपको क्या तकलीफ मुझे तो मजा आ रहा है। वो अगर किसी काम से 4-5 इनके लिए जाते हैं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हमको तकलीफ बिल्कुल नहीं है। वो 5-6 साल रहे वहाँ, मुझे कोई तकलीफ क्या बात है? कोई तकलीफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, रामकृपाल जी, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। मेनली अभी जो बात 2 पार्टियों के बीच में हो रही है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी बैठे, अभी उनके पास भी लौटूंगा, नेचुरल फिट उनका कहां बनता है? एसपी के साथ ज्यादा बनता है या बीजेपी के साथ ज्यादा बनता है? ये तो उनका अपना, देखिए ये फैसला उनको करना है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, आपके चैनल में वकार साहब, संबित जी एक मौन रूप से ही सही, लेकिन इस समय एक मतलब आमंत्रण की मुद्रा में हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। पुनिया साहब ने थोड़ा सा साफ कर दिया कि भाई ठीक है, हमने तो न कोई प्रयास किया है, न कोई उम्मीद लगाए हैं। लेकिन बाकी लोग निश्चित तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश में, देखिए अगर कहीं से भी किसी को लगता है कि मेरा वोट बैंक बढ़ सकता है इस पर से, तो स्वागत करेंगे। उनके लिए दोनों के दरवाजे खुले हैं और जिस तरह से आजकल राजनीति हो रही है, वो कहीं भी जाएंगे उनका स्वागत होगा। स्वामी प्रसाद जी कद्दावर नेता हैं, नो डाउट उत्तर प्रदेश के, यह तय करना उनको है। और जैसा कि आप कयास लगा रहे थे, जो कह रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं से झुकाव ज्यादा मुझे लगता है, जिस तरह से आजम खान ने आज स्वागत किया है सारी चीजें, तो मौसम तो कुल मिला के वही चल रहा है। अब आगे देखें कि संबित जी की पार्टी कितना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये आप फैसला कब तक कर लेंगे? जो एक अहम फैसला रहेगा, कितने दिनों में IBN 7 को आप साफ साफ या न्यूज ब्रेक करेंगे कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एसपी या बीजेपी? कार्यकर्ताओं, जिम्मेदार साथियों, विधायकों से बात करने के बाद जो भी निर्णय होगा जल्दी में। आधार क्या होगा?
आपस में बैठ के तय करेंगे। नहीं मतलब लोग जो बोल देंगे मान लेंगे, या कोई आप मुद्दों को पर आधारित बात करेंगे? बात तो मुद्दों पर ही चलेगी, जब मुद्दे पर ही अलग हुए हैं तो मुद्दे पर बात चलेगी। तो उत्तर प्रदेश के लिए आज महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं सबसे ज्यादा आपके मुताबिक, शॉर्ट में? अब आज तो उत्तर प्रदेश में पूरे मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसलिए हम अपने साथियों के बीच में आपसी वार्तालाप कर कोई न कोई राजनीतिक फैसला जल्दी करेंगे। जल्दी मतलब 2-3 दिन में? नहीं, अभी समय लगेगा, और बिना 2-3 दिन में कैसे सबसे बात हो जाएगी? हम बाकायदे उनके मुद्दे से बच गए आप। थोड़ा प्रिंसिपल स्टैंड तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, मुद्दों से बच रहे हैं आप। 3 मुद्दे बताइए, बस 3 मुद्दे जो उत्तर प्रदेश की जनता के दिल के करीब है। भाई आज मैंने इस्तीफा दिया, आपको पहले बताया था क्या? इसलिए कोई भी निर्णय होगा, नीला रंग पोत दिया था आपने, उसमें बताऊंगा। पहले से बता देने के बाद उस निर्णय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जब भी कोई फैसला होगा मैं आपको सबसे पहले बताने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली न्यूज ब्रेक यही, जब आप अपने वादा किया कि IBN 7 पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमसे बात करने के लिए। संबित पात्रा जी, रितु जी, वकार साहब, PL पूनिया जी, रामकृपाल जी। इसी के साथ हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही, लेकिन आज के सवाल का जवाब हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। आज हमने पूछा था क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत मायावती के यूपी जीत का रथ रोकेगी? बड़ी संख्या में आज लोगों ने हमें जवाब दिए हैं, और ये देखिए 53% लोगों का कहना है नहीं। बहुत क्लोज है ये पोल, लेकिन 53% लोग कह रहे हैं नहीं। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने आपसे पूछा था, बिल्कुल एक वोट सामने आता जा रहा था, और अब नतीजा आपके सामने आ रहा है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत मायावती के यूपी जीत का रथ रोकेगी? ट्विटर पर 75% लोग कह रहे हैं हाँ। ट्विटर पर यूं भी मुझे लग रहा है कि थोड़े से बीजेपी सपोर्टर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बहरहाल आज के हम तो पूछेंगे में इतना ही।